नमस्कार, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। मैं हूं आनंद। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे राजपूत काल के बारे में। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। जो भी नए हैं चैनल पर वो जाके चैनल पर विजिट करें और वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूपी पेट 2022 के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजपूत काल के बारे में। राजपूत काल के बारे में हमें जानकारियां मिलती कहाँ से, इनके बारे में हम लोग पढ़ते कहाँ से? तो इसके 2 माध्यम हैं, एक है साहित्य और दूसरा है अभिलेख। साहित्यों की अगर बात की जाए तो वैसे तो बहुत सारी साहित्य हैं, लेकिन जो आपके पीईटी में बन सकता है उन्हीं साहित्यों को हमने रखा है। पृथ्वीराज रासो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, चंद्रवरदाय ने लिखा है। हमीर काव्य नचन सूर ने, पिंगल सूत्र बेतर हलायुध ने और वर्णत्राकर कुमार पाल ने। ये 4 साहित्य हैं राजपूत काल के बारे में जानकारी देने के लिए पर्याप्त हैं। और भी हैं, लेकिन वही है कि हमको पीसीएस की तैयारी नहीं करना है, पेट की तैयारी कर रहे हैं। वही चीज आपको पढ़ना है जो आपके पेपर में आ सकता है। अब अगर बात करें अभिलेख के बारे में, तो अभिलेख जो है ग्वालियर में एक मिला और दूसरा ऐहोल में। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में है और ऐहोल जो है कहाँ है? कर्नाटक में। हर्ष की मृत्यु के बाद अधिकांश जो महाशक्तियां थी उनका जो उदय हुआ, उनका उदय हुआ 7वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ। और कहाँ हुआ? तो उत्तर भारत में हुआ। और इस काल को हम लोग राजपूत काल कहते हैं। तो राजपूत काल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वत्सराज कहलाया। वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या होता है कि इसने ही इस राज्य का सीमा बढ़ाया होगा, विस्तार किया होगा इस राज्य का, इसीलिए वास्तविक संस्थापक। जैसे कि वास्तविक संस्थापक की बात होती है जैन धर्म में कि वास्तविक संस्थापक महावीर को माना गया था, लेकिन संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। तो बात ये है। और इनके बारे में जानकारी जो है ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में। इसके बाद सबसे प्रतापी राजा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन होता है? तो होता है मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और इसने कई उपाधियां धारण की। कौन कौन सी उपाधि धारण की? इसने पहली उपाधि धारण की आदिवराह की और दूसरा प्रभास। आदिवराह क्या होता है? आदिवराह होता है विष्णु भगवान का 12वां अवतार के बारे में है। आदिवराह एक प्रकार से विष्णु भगवान का नाम भी है। और प्रभास का मतलब होता है चमकदार या अत्यंत चमकदार। इसको राजभोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी राजधानी जो थी कन्नौज थी। इनके शासन काल के बारे में जानकारी जो है अरब यात्री, उस समय अरब यात्री भारत आया था सुलेमान। तो सुलेमान के माध्यम से, यात्रा विवरण के माध्यम से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और सुलेमान इनको वरुआ कहता था, वरुआ कहता था, ठीक है। मिहिर भोज ने चांदी के सिक्के चलवाए जिन्हें द्रव्य कहा गया। तो मिहिर भोज के बाद अगला उत्तराधिकारी प्रतिहार वंश का होता है महेंद्र पाल, ठीक। ये मिहिर भोज का बेटा था। और इनके दरबार में जो है राजशेखर नाम के प्रसिद्ध कवि रहते थे। राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रमुख 2 कृतियां हैं, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। वैसे तो और भी लिखे हैं, लेकिन आपके पेपर में कर्पूर मंजरी बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए बता दे रहा हूं। तो दोस्तों महेंद्र पाल के बाद महेंद्र पाल का उत्तराधिकारी बनता है महिपाल, ठीक है। और महिपाल के शासन काल में ही बगदाद निवासी जो है आया था अल मसूदी, भारत आया था। अल मसूदी जो है गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा, किस नाम से पुकारा? तो अल गुर्जर। और राजा को बौरा कहा था।
यशपाल जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक सिद्ध होता है। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश। मैं इसलिए बीच में एक ही लाइन डाला क्योंकि तोमर के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं, बस एक ही लाइन काम की चीज है, वो है अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी, दिल्ली नगर की, जो आज हमारे देश की राजधानी है, 11वीं सदी में। तो राजपूत काल के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश की बात हो चुकी है, अब राजपूत वंश की बात की जाएगी। देखिए होता क्या है कि ये जो राजवंश, छोटे छोटे राजवंश थे, इंपॉर्टेंट तो थे इंडियन हिस्ट्री के अनुसार, लेकिन जैसे मान लीजिए कि 10-15 राजा हुए किसी वंश में, लेकिन उसमें काम किया है सिर्फ 2 या 3 लोगों ने, ढंग का कोई काम किया है जो हम लोग पढ़ सकते हैं, जो हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे बाकी 10-12 को? 3 को ही पढ़ेंगे ना। तो ये थोड़ा लिंकअप करने में दिक्कत होता है इस तरीके के हिस्ट्री को, और ये सिर्फ फैक्ट के रूप में होते हैं, तो फैक्ट के रूप में जो चीज है उसको रटना ही पड़ता है। तो बात करते हैं राजपूत वंश की। राजपूत वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंतदुर्ग ने की थी। दंतदुर्ग की राजधानी क्या थी? तो मानखेत या मालखंड थी। इसने जो है उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ कराया था, और हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है महादान। इन्होंने 3 उपाधियां धारण की, महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, परमेश्वर, ईश्वर, परम भट्टारक भी ईश्वर से ही संबंधित है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं उपाधियां होती हैं, लेकिन ये आपको पूछ लिया जाएगा संस्थापक कौन था राजपूत वंश का, या फिर राजधानी क्या थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। दंतदुर्ग के चाचा थे, इन्होंने ये उत्तराधिकारी भी थे दंतदुर्ग के, भाई योग्य रहे दंतदुर्ग, तो इन्होंने राज्य के वंश की स्थापना कर दी, लेकिन उसके बाद शायद इनका पुत्र या और कोई नहीं रहा होगा, तो उत्तराधिकारी कौन थे? चाचा थे। इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया, एलोरा में प्रसिद्ध गुहा मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर को कहा जाता है, चट्टान काट के बनाई गई है, और एकांश मंदिर है, मतलब एक ही चट्टान को पूरी तरीके से काट के मंदिर को बनाया गया है, और उसमें और कोई पत्थर अलग से नहीं लगाए गए हैं। और ये द्रविड़ कला का अनुपम उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन बनेगा तो द्रविड़ कला का अनुपम उदाहरण कौन सा मंदिर है? और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें कैलाश मंदिर भी होगा, और आपको द्रविड़ कला पे कैलाश मंदिर को आंसर करना होगा। अब बात आती है गोविंद तृतीय की। गोविंद तृतीय इस शासनकाल का सबसे महान शासक हुआ। महान शासक में मतलब है कि राजपूत वंश की सबसे ज्यादा विस्तार और विकास इसी के शासनकाल में हुआ। तो गोविंद तृतीय। अब पूछ लिया जाएगा आपसे कि राजपूत वंश का सबसे प्रतापी या सबसे विस्तारवादी शासक कौन था? तो गोविंद तृतीय था। ठीक है, आगे बात करें, अमोघ वर्ष की बात आती है। अमोघ वर्ष ने इन सभी कौन? जिनसेन, महावीराचार्य और सत्यायन का आश्रय दिया। पहले क्या होता था, राजा लोग जो होते, बड़े बड़े जो विद्वान होते थे, उनको आश्रय देते थे। इससे राज्य को सम्मान भी मिलता था, ज्ञान भी मिलता था, और उनसे कुछ नीतियां सीखने के राजा को मिलती थी। तो जिनसेन ने आर्य पुराण की रचना की थी, महावीराचार्य ने गणित शास्त्र संग्रह की रचना की थी, और सत्यायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कविराज विद्वानों का आश्रय दाता के साथ साथ कविराज मान की रचना भी की थी, और ये कन्नड़ भाषा में थी, और प्रसिद्ध रचना है ये कविराज की। ठीक है, सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के 4 महानतम शासकों में की है, लेकिन आपको इसकी बात ही नहीं मिलती। सिर्फ बात मिलती है तो कुछ ही राजाओं की, पता नहीं कैसे इतिहास लिखा गया है भारत में। और ये जैन मतावलंबी होने के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करता था। आज की तरह नहीं है कि मेरा धर्म बेस्ट है, आपका धर्म खराब है, मेरा धर्म, क्योंकि कोई भी धर्म हो गलत बातें नहीं सिखाती है, अच्छी ही बातें बताती है। लेकिन आज के लोग जो उसके मतों की पूजा करने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, बहुत आपसे कटुता फैल रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसने महालक्ष्मी का अनंत भक्त था ये। और एक बात, संजन ताम्रपत्र जो है, इसमें एक चर्चा होती है, एक बात मिलती है अमोघ वर्ष के बारे में कि लक्ष्मी जी का, तो जैसे कि लक्ष्मी जी का ये अनन्य भक्त था, और एक अवसर पे इसने अपने हाथ की उंगली ही काटकर लक्ष्मी जी को चढ़ा दिया था। लेकिन देखिए बात यह है कि कोई भी देवी देवता हो, वो खून या मांस की इच्छा नहीं रखता है। ये हमारी आपकी मर्जी है कि हम उनको क्या अर्पित कर दे रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे सामने होते नहीं है। हमारी मर्जी हम अपने आप चढ़ा देते हैं, लेकिन ईश्वर को ना पैसे की जरूरत है ना खून की। अगर उनको चाहिए
तो समाज में प्रेम और भक्ति की धारा बहनी चाहिए। उनको चाहिए क्या? उनको लोगों की मदद करना चाहिए। किसको? हमें, आपको, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं, अरब लेखकों ने राजपूत वंश के लोगों को क्या कहा? बहरा या बल्लराज भी कहा। ठीक है, आगे बात करें तो हला युद्ध जिसने कवि रहस्य की रचना की है, कवि राजमार्ग और कवि रहस्य अलग है, रचना की है, कर्णतती का दरबारी कवि था। कर्णतती कौन? दंतदुर्ग का चाचा, जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था, बेहतरीन कला में। इन तिथि के शासन काल में महाकवि विक्रम ने नल चंपू काव्य की रचना की। इसकी खूब चर्चा होती है हर जगह, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नल चंपू कौन? त्रिविक्रम महाकवि थे, ठीक है, और ये इंद्र तिथि के दरबार में रहते थे। राजपूतों के शासन में जो है विख्यात मंदिर एलोरा की बात बार बार की जाएगी और आपको पेपर में पूछा जाएगा एलोरा के मंदिर, इसको ध्यान में रखिए। कैलाश मंदिर था, इसका निर्माण कृष्ण के शासन काल में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरह से राजपूत वंश भी समाप्त हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश मैंने समाप्त किया, राजपूत वंश समाप्त किया। अब बात करेंगे हम पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश के बारे में भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पाल वंश जो है, इसके संस्थापक गोपाल थे और ये बंगाल और बिहार में फला फूला था। और इसमें एक राजा महत्वपूर्ण था, गोपाल का बेटा धर्मपाल। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया और पाथरघाट भागलपुर बिहार में, ठीक। और इसने एक अच्छा काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए 200 गांव को दान में दे दिया। दान में देने का मतलब यह था कि जो उस गांव से आमदनी होती रही होगी करों के माध्यम से, उसका उपयोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय करता था। तो ये थे पाल वंश के बारे में। अब हम बात करेंगे गढ़वाल वंश के बारे में। इसमें भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात जो है जयचंद के कारण फेमस हो गया। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी, ठीक है। और 1193 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावर युद्ध में ये मोहम्मद गोरी की सेना द्वारा मार डाला गया। दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, होता क्या है कि अगर इन्होंने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की मदद कर दी होती तो शायद ये जिंदा रहते। लेकिन होता क्या है कि जब आप ईर्ष्यावश किसी की मदद नहीं करते हैं तो बाद में, जैसे अगर एक शेर आ गया, अगर उसको मारने का प्रयास नहीं किया गया तो पहले सामने वाले को खाएगा, फिर हमें भी खा लेगा। तो बात यही हुई कि मोहम्मद गोरी आया, पहले युद्ध हुआ 1192 में, 91 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, 93 में हुआ। 91 में गोरी हार गया, 92 में पृथ्वीराज चौहान हारने के बाद मारे गए, बाद में 93 में इनका नंबर आ गया। तो ये थी बात। आपसी कला मनमुटाव जरूर हो, अलग बात है, लेकिन अगर आपके पड़ोसी पर किसी प्रकार की समस्या आती है तो जान लीजिए वो आपके ऊपर आती है, उसको भी ध्यान देना जरूरी है। ये तो थोड़ा सा सामाजिक बात है। अब बात करते हैं जयचंद के ही दरबार में एक प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष रहते थे, जिन्होंने नैषधचरित की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात होगी दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश की। इसकी स्थापना वासुदेव ने की थी, पहली बात। दूसरी बात, अजयपाल ही इसी वंश के थे और इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। विशलदेव इसी वंश के थे, जिन्होंने महान कवि एवं लेखक था। इसने हरिकेल नाम का एक नाटक भी लिखा है। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर के पुत्र थे और ये तृतीय थे। कहने मतलब इनसे पहले कोई 2 पृथ्वीराज चौहान रहे होंगे। फिर राय पिथौरा, इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। इन्होंने 2 युद्ध लड़ा जो बड़ा फेमस रहा, एक 1191 और एक 1192। 1191 में इन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया, भयंकर रूप से परास्त किया। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी कि अपने दुश्मन को छोड़ दिए और वो बाद में फिर 1192 ईस्वी में लौटता है और तराइन का युद्ध लड़ता है फिर से, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर हत्या कर देता है अच्छे से। तो इस तरीके से जो दिल्ली तथा अजमेर का चौहान वंश था वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ठीक।
अब बुंदेलखंड के चौहान शासक की बात अगर की जाए तो ये हर्ष का पुत्र था। हर्ष का पुत्र था यशो बर्मन और चंदेल वंश का पराक्रमी शासक था। यशो बर्मन ने खजुराहो में एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जिसे कन्नरिया महादेव मंदिर भी कहा जाता है और इसे चतुर्भुज मंदिर भी माना जाता है। तो आप लोग इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्नरिया महादेव मंदिर, इसको आप लोग याद रखिए। ये आएगा, ये शायद ना आए क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है। ठीक, यही पूछा जाता है ये मंदिर कहाँ स्थित है, छोटी परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। और कौन बनवाया ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन अब इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताना जरूरी है। अब मालवा के परमार के बारे में बात करें तो इसको जो है कृष्ण राज परमार ने इस वंश की स्थापना की थी और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था राजा भोज, जिसे हम लोग आज भी कहते हैं कि राजा भोज हुए हैं। तो सिंधुराज का उत्तराधिकारी था राजा भोज। ठीक है, ये परमार वंश का अत्यंत प्रतापी शासक के साथ साथ विद्वान भी था। इसने बहुत सारी ग्रंथों की रचना की, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत संग्रह, जितने इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखा हूँ। योग सूत्र वित्त, प्राकृत व्याकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगार मंजरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृत्य कल्पतरु इंपॉर्टेंट है। शब्दानुशासन बहुत बार आया है पेपर में। नमक ग्रंथ इन्होंने लिखा। राजा भोज की राजधानी क्या थी तो धार थी और इस धार को इन्होंने शिक्षा और कला का प्रमुख केंद्र बनाया। अब इसी के आगे बात किया जाए कलचुरी वंश की, तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे कल्लोल। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं रहा हूं, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, बस संस्थापक का नाम आपको बता दे रहा हूं। और सेन वंश के संस्थापक कौन थे सामंत सेन। तो इस तरीके से राजपूत काल आपका समाप्त होता है और आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो लोग ज्यादा तक पहुंच ही नहीं रहा है, 10, 20, 50 लोगों तक पहुंच रहा है। तो अगर ऐसे ही पहुंचता रहेगा तो इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, कैसे काम चलेगा। आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सहयोग करिए, आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अब हम इसके आगे बात करेंगे, आपका होमवर्क देना है मुझे। तो 10 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो चलिए ले लीजिए। अब ये 10 क्वेश्चन है आपके सामने और इनके आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप जरूर कमेंट करेंगे इन सारे प्रश्नों के सही उत्तर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम बताइए। मिहिर भोज किस वंश से ताल्लुक रखता है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि राजशेखर किस राजा के दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध गुहा मंदिर या कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है। कविराज मार के लेखक कौन है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नैषध चरित के रचनाकार का नाम बताइए। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार का नाम बताइए। तराइन का युद्ध किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया था। तो ये था 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।